नमस्कार। आप देख रहे हैं तहलका वर्धा और मैं हूं मयंक उपाध्याय। जब अपने ही शहर में आपको सहमने की डरने की जरूरत हो, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। पिछले 2 दिनों से वर्धा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी और उनकी वाइफ के द्वारा एक लड़की पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हम वर्धा जिले में पीड़िता रुचिका से बात करने आ जाए हैं और हमें रुचिका जी सारी घटना पे एक प्रकाश डालिए और सारी घटना पे माइन्यूटली बताइए हमें कि हुआ क्या है। शुरुआत से बताना है जी मुझे कि उसके पहले जो मेरे साथ हुआ वो भी जी बताना है। जी। आपको तब से बताना है कि ये प्रकरण में आप आई कैसे, हम्म। आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन इसमें संलिप्त थे और कैसे आपसे आपके साथ कौन कौन दुर्व्यवहार किए। ये जो घटना हुई है, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ है, वो 18 तारीख की थी। लेकिन उसके पहले दिन सुबह 17 तारीख को, जब मैं ट्रेनिंग देके अपने क्लाइंट से घर से वापस आ रही थी अपने घर पे सुबह, तो बुरांडीले आउट के तरफ, जहाँ से मेरे घर का भी रास्ता जाता है, तो वो रास्ते पे मैं आ रही थी मोपेड लेके, अपनी गाड़ी लेके। और सामने से टर्निंग से एक इंसान आया कार लेके। तो मैंने भी हॉर्न बजाया, और जब मुझे कार टर्न होते दिखी तो मैंने रास्ते पे गाड़ी साइड में लेके रोक दी। और वो इंसान को जब मैं दिखी तो उसने रोक के बिना मुझे आके ठोक दिया, और मैं खड़े खड़े गाड़ी से नीचे गिर गई, जबकि मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड पे एक घर के गेट के पास थी। और बाद में जब मैं गिरी तो लोग आए उठाने। उसके बाद जो इंसान कार से निकला वो अपनी गाड़ी की स्क्रैच देखने लग गया और मुझे उठाया नहीं। उसके बाद मैं उसको बोलने लगी कि तुझे दिखता नहीं है क्या, तो उसके बाद उसने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि तुझे जो करना है वो कर ले। तो मैं अपने घर पे फ़ोन लगा रही थी अपनी मम्मी और भैया को। तब तक उसने गाड़ी पीछे ली, और उसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से निकली। उसको वाइफ मेरे से बात करने आ गई, उलझाने लग गई। और जब मैं उसको रोक रही थी कि तू यहाँ से जा मत, मैं अभी बुलाती हूँ मेरे घर वालों को, और मैं साइड पे खड़ी थी, मेरे पैर से चलना नहीं हो रहा था, तो मैं साइड पे खड़ी थी, उसने जोर से कार मेरे शू के ऊपर से उसके कार के चक्के गए, और वो जल्दी से सामने गया, उसकी वाइफ बेटे और निकल गए। तो ये सब हुआ। उसके बाद मेरी मम्मी और भैया आए उस जगह पे। तो सब लोगों ने बताया कि इसकी गलती नहीं थी, उसने ठोका है। उन लोगों ने ये भी बताया कि वो जो इंसान था, उसका गाड़ी नंबर मैंने फ़ोटो निकाल लिया था, वो इंसान उसी जगह पे वही एरिया में रहता है, एक टर्न लेके छोड़ के वो रास्ते पे, और वहाँ पे वो रेंट से रहता है। तो फिर हम यही इंफॉर्मेशन लेके पुलिस थाने पहुँचे 9 बजे के पहले। उस रामनगर पुलिस थाना। हाँ, रामनगर पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले बताया, तो उसमें 1-2 घंटे हमने सब इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद गाड़ी का फ़ोटो दिया, नाम ढूंढ के दिया, और उसके बाद उन्होंने जो कंप्लेंट है वो लिखना शुरू कर दी। तो हमने एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद उन्होंने नंबर लिया, गाड़ी का नंबर देख के फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया, तो उनके पापा ने बात की, जिसका नाम युवराज आम्बटकर उसके नाम से गाड़ी थी। और वो गाड़ी वाले को फ़ोन किया तो वो बता रहे थे कि मेरा लड़का शादी में जा रहा था, तो जल्दी में था, तो वो चला गया। और उसने बोला है कि कुछ भी हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरे को गुस्सा आया तो मैं जल्दी से निकल गया। उसके बाद उसका एक रिलेटिव आया पुलिस स्टेशन में, जिसने पहले पुलिस वालों से बात की। उसके बाद वो बोले कि हमें आपको अगर बात करनी है तो बात कर लो, वो आए हैं बात करने। मेरा भाई और मैं जब उसके साथ बात करने के लिए बाहर गए, तो उसने बात शुरू करी और बोले, देखो कि तुम लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ कोर्ट में जाके खर्चा मिलने वाला नहीं है, उल्टा तुम लोगों को परेशानी होगी, और ऐसा मत करो। हमें बहुत मतलब समझाने की कोशिश की। उसके बाद वो हमसे तू तू में बात करने लग गया, और हमको बोलने लगा कि ऐसे बेल बुद्धि वाले काम मत करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कार इंश्योरेंस है तो हम ठीक कर लेंगे, उसके बाद जो होगा फिर तुमको परेशानी होगी। तो मेरा भाई जब ये सुन रहा था तो उसने बोला कि ये अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हम पे दबाव डाल रहा है, धमकी दे रहा है। तो हमने कहा कि आपको नहीं सुनना है। फिर पुलिस वालों ने बोला कि आप कंप्लेंट कर दो, तो हमने एफआईआर कर दी। उसके बाद हम एफआईआर करके घर आ गए, तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया फिर से कि आपका मेडिकल करने जाना है। तो हम मेडिकल करने फिर मुझे बाइक से बुलाया, फिर से बिठा के, जब से पैरों से चलने नहीं हो रहा था तब भी। उसके बाद मुझे एक आरोपी थी वहाँ पे जिस पे बहुत सारी केसेस थी, उस औरत के साथ मुझे बिठा के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, और ना वहाँ पे कोई व्हीलचेयर लगाई कुछ भी। और वहाँ पे सीटी स्कैन के लिए लेके गए। उसके बाद एक्सरे कराया पहले तो, क्योंकि सर पे चोट नहीं है मैंने ऐसे बोला था,
मेरे शोल्डर पे, नी पे और थोड़ा रिस्ट पे चोट थी। तो उन्होंने एक्सरे भी किया और उसके बाद रिपोर्ट्स वो मैडम को दे जो आए थे। उनके साथ फिर पुलिस स्टेशन वापस आई। उसके बाद हम घर आ गए और मैंने पुलिस से जब पूछा कि इसके बाद की प्रोसीजर का क्या होगी, तो वो बोले कि उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। तो आपका अब यहाँ से कोई मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके पूछो करके। पुलिस वाले हाँ, नहीं? ज़रूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्टली बुला लेंगे कोर्ट से। तो हम ऐसे करके घर में आ गए। उसके बाद ये दिन तो निकल गया। फिर दूसरे दिन मैं ज़्यादा लगा नहीं था तो मैं एक गाड़ी ना लेके जाके, जो पहचान में नहीं, मेरी बाइक है, तो मैं वो लेके अपने जॉब पे पहुंच गई। और मैं उस दिन सर पे थोड़ा सा दुख रहा था तो मैं हेलमेट नहीं पहनी, उस दिन स्कार्फ पहनी जो मैंने अगले दिन पहना था जब उसने ठोका था। तो मेरा हॉस्पिटल का काम करके मैं घर पे आ ही रही थी 3 बजे के आसपास, और मेरा घर का रास्ता भी वही है। वो रास्ते से आते आते मेरा पीछा कौन करते आ रहा था मुझे ये याद नहीं। लेकिन जब मैं वो रास्ते पे आई आसपास के, जहाँ पे चक्की का आटा चक्की है, वहाँ से मुझे एक इंसान मेरे सामने जाते दिखा बाइक से, टकला सा है करके, लेकिन उस पे तरफ ध्यान नहीं गया, फेस नहीं दिख रहा था पीछे से। और जैसे मैंने टर्न की गाड़ी, तो उसके बाद वो इंसान पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि वही इंसान है। तो मैंने गाड़ी स्लो की, तो उसने गाड़ी स्लो करने के बाद सामने आके ओवरटेक करके रोक दी, जिससे मैंने फोटो भी निकाल के रखा है। आप और वहाँ डर गई थी? हाँ, मतलब जो इंसान ने मुझे कल धमकी दी थी, रिपोर्ट की थी, वो फिर से मुझे दिख गया। और गाड़ी रुकी और मैं डर गई, तो मैं अपना फ़ोन निकाली घर पे फ़ोन लगाने के लिए। तब तक वो मुझे बोला कि मुझे आपकी फ़ोटो भी लेनी है, बाइक की भी फ़ोटो तेरी ले ली है मैंने, और इसके बाद तू ही है ना वो कल की रिपोर्ट करने वाली, अब तेरा देख क्या करता हूँ, तू बचती है कि नहीं। ऐसा उसने मुझे धमकी दे दी। और मैंने तब उसका फ़ोटो निकाल लिया, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी लेकिन गलती से फ़ोटो आ गया। उस फोटो में फिर उसके पीछे अपोजिट साइड से एक कार आती दिखेगी, जो मेरे पास फोटो है। उसमें जो कार आ रही थी, जो सुधीर फरफाटे की थी, लेकिन एक अननोन कार आ रही है समझ के मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कार आई, हॉर्न बजाया, और हॉर्न बजाने के बाद वो इंसान को उसने साइड होने के लिए इशारा कर दिया और हॉर्न बजाने लग गया। और मैं जो अपने लेफ्ट साइड से जाते हैं वही रास्ते पे खड़ी थी, वहां से मैंने फोटो लिया है। तो उसी रास्ते पे मैं खड़ी थी, उसने हॉर्न बजा के उसको जाने के लिए कह दिया। मैं मुझे लगा कोई कार वाला होगा, उसको हटा रहा होगा तो वो चला जाएगा। फिर भी उसने कंटिन्यू हॉर्न बजाया, और मैं इरिटेट होके जब उनको बोली कि साइड से रास्ता है, इशारे से चले जाओ, तो फिर भी उन्होंने हॉर्न बजाया। तो फिर मैंने अपना फ़ोन रख के गाड़ी साइड में लगा ली, क्योंकि मुझे इनको फ़ोन करना था। और मैं जैसे बाइक से उतरी और फ़ोन में देखी कि उनका नंबर डायल करो और फ़ोन लगाऊँ, तब तक वो गाड़ी मेरे पास आके रुकी, जबकि उनके पास रास्ता था। वीडियो में दिख रहा है कि मैंने गाड़ी रोड के साइड पे लगाई है। वो आके रुक गए मेरे सामने, और वहाँ पे ड्राइवर सीट पे सुधीर फरपाटे जो बैठा था, वो, उनको मैं नहीं जानती हूँ। और वो शायद मुझे जानते होंगे, देखा होगा, मुझे पता नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इस मामले का कोई इससे रिलेशन है करके। तो मुझे लगा सिर्फ ये कोई इंसान होगा, मुझे बोल के चला जाएगा। तो मुझे बोलने लगा कि कब से हॉर्न दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तू रास्ते पे क्यों खड़ी है। तो मैंने पहले रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं टेंशन में थी। तो उसके बाद उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि वो जो इंसान रुका था वो बीच में था, और उसने मुझे आके क्रॉस किया था। और वो जो धमकी देके निकला है, वो गुंडे जैसा मुझे आके रोका है और धमकी देके निकला है। मैंने 2-3 बार ये बात उनको समझाई, फिर भी वो मुझे बोल रहे थे कुछ ना कुछ कि ये जगह है क्या बात करने वाली। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, रास्ता दिया है। फिर भी वो गाड़ी से बाहर निकल के मुझसे बहस करने लग गए। उसके बाद उसकी वाइफ भी गाड़ी से निकल गई, और फ़ोन लगा के किसी और को बोलने लगे, ये गाड़ी का नंबर नोट करो, ये लड़की का कुछ मैटर है और इसका ऐसा का तैसा करना है। ये सुन के मुझे डर लग गया। फिर मैं सोचा नहीं कुछ, तो मैंने अपना भी कैमरा ऑन कर लिया। उसके बाद जो बोलने लगा कि तेरे बाप का रस्ता है क्या, तुझ्या बापाचा रस्ता आहे का, तू रस्त्यावर का उभी आहे. मी म्हटलं उभी नाही राहू शकत का. तो बोलला तू असं बोलू नाही शकत. मी जेव्हा की त्याला सांगितलं होतं, मी त्याला म्हटलं आता माझी रस्त्याच्या गाडी साईडला आहे, तू चाललं जा. तरी पण तो बोलून मला त्रास देत होता. त्याच्यानंतर मी त्याच्याशी बोलणं सुरू केलं, की म्हटलं तू, मी पण त्याला तू करून बोलली, कारण मी त्यांना पहिले रिस्पेक्ट तुम्ही म्हणून बोलली, पण त्यांनी
वाईट पद्धतीने बोलणं सुरू केलं. जेव्हा त्यांनी मला म्हटलं की तुझ्या बापाचा रस्ता आहे का, मी पण शेवटी त्याला तेच उत्तर दिलं, तुझ्या बापाचा पण रस्ता नाही आहे. आणि मी हे एवढंच बोलली, शिवी नाही दिली त्याला. त्याच्यानंतर तो मला म्हणू लागला की मी टॅक्स भरते, तू टॅक्स भरते का. मी म्हटलं इथे सगळेच टॅक्स भरतात, मी पण भरते. तुझ्या पावती दाखव, तुझं नाव काय आहे, तू करते काय. आणि गाडीची चाबी काढून घेण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याची वाईफ पण माझ्या अंगावर येत होती. मी तिला म्हटलं की हाता दूर राहा, हात नको लावू. तर ती व्हिडिओमध्ये ज्या पद्धतीने बोलते तुम्ही बघितलं असेल, ते तसे बोलू लागले. आणि काही वेळांनी मी जेव्हा गाडीच्या थोडी मागे झाली, तो बोलता बोलता आला आणि त्यांनी डायरेक्ट मला मारणं सुरू केलं. आणि त्याआधी त्यांनी एक फोनवर हे पण सांगितलं होतं, हे बघा मी लाईव्ह आहे आणि ही मुलगी मला सांगत आहे की मी ते काय करू शकतो. रागारागाने तो तसा म्हणत होता. तर मला त्याची थोडी भीती वाटली. आणि त्याच्यानंतर तो मारायला सुरुवात केली, तर मग मला काही सुचलं नाही. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांनी मला एक मारलं आणि मी त्याला ढकलून साईडला पळण्याचा प्रयत्न केला, त्याची वाईफ आली, माझा स्कार्फ ओढला, माझे कपडे ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मला मारलं. आणि एक दोनदा मारल्यानंतर पण सुद्धा ते थांबले नाही. त्यांनी मला जसा माझा फोन पडला, मी पडली, मी फोन उचलून पुन्हा उठली. त्यानंतर त्यांनी मला येऊन पुन्हा परत पाडलं. आणि त्याची बायकोनी पण येऊन मिळून मला धक्काबुक्की केली. आणि त्यानंतर त्यांनी मी खाली पडल्यानंतर पण माझ्या डोळ्या आणि नाकावर जोराने मारलं. हा. आणि त्याच्यानंतर आणि मला इतके दोघंही जण पकडत होते की मला सुचत नव्हतं मला कुठे लागत आहे. तर मला फेस पण वाचवता आला नाही. त्यानंतर मला पाडलं आणि त्याच्यानंतर मारून मी लगेच रोडवर अशी साईडला झाली. तर मी थोड्या सेकंडसाठी मला दिसत नव्हतं, बेहोश झाली होती. त्यानंतर मला लगेच कळलं, काहीतरी जाणवलं. तर माहीत पडलं की माझ्या नाकातून रक्त लागले आहे आणि डोळ्यांनी एकदम दिसणं बंद झालं होतं. त्याच्यानंतर मी थोडी उठली आणि माझ्या हातात जो फोन होता पडलेला, मग त्याला मी रेकॉर्ड करणं पण सुरू केलं. जसं काही जसा मला कॉल तर लावता आला नाही, पण रेकॉर्डची बटन ऑन होती व्हिडिओची, ते मी ऑन केली आणि रेकॉर्डिंग सुरू झाली. त्याच्यामध्ये पण मी दिसत नाही आहे, पण ते रोड वगैरे दिसत होता. हे लोक मला बघून चालले जात होते आणि जाताना त्यांनी मला धमकी पण दिली होती की पाहून गेले होते की मला रक्त सांडतंय म्हणून, आणि धमकी पण दिली होती की आता तू बघ म्हणून. आणि त्याच्यानंतर मी उठू नव्हती शकत. त्याच्यामुळे मग माझ्या हातात जो फोन होता त्याच्यामुळे मी रेकॉर्ड केलं होतं की मला लागलं आहे, आता मी बघू शकत आहे, तर मी रेकॉर्ड करून ठेवते. माझे घरचे आले नव्हते तोपर्यंत आणि मी वाचवा म्हटलं तर कोणी म्हणजे आले नव्हते मधात उचलायला. मग कोणीतरी आलं, पाणी पिते का विचारलं आणि मग मला साईडला उचलून ठेवलं रोडच्या बाजूला. आणि तेवढ्यात ते चालले गेले. तोपर्यंत मग माझी आई आणि भाऊ आले तिथे. आणि ते आल्यानंतर त्यांनी बघितलं की जो व्यक्ती बुलेटनी मला अडवलं होतं, अगोदरच्या दिवशी कंप्लेंट केली होती, तो कार घेऊन आला त्याच्या घरी बुलेट ठेवून आणि तो कार म्हणून बघत होता. आणि दादानी म्हटलं की तोच आहे का. त्यानंतर तो पळून गेला आणि हे लोक पळून गेले. त्याच्यानंतर मी तिथून पोलिसांना फोन लावले, कारण त्यांनी मला आधी फोन केले होते पंचनामा करायला यायचं आहे म्हणून. पण त्यांनी तिथे पोहोचले नाही. मी थांब म्हटलं यांना, पण माझी कंडिशन नव्हती, तर यांनी मला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. आणि तिथून मला गेल्यानंतर थोडं ड्रेसिंग, इंजेक्शन्स लावले आणि सिटी स्कॅन केली. त्याच्यामध्ये त्यांना वाटलं डोक्याला इंजुरी आहे म्हणे, तर तो सेवाग्रामला शिफ्ट करा. आणि त्यानंतर नाक फ्रॅक्चर आहे म्हणे, डोळ्याला पण थोडा इंजुरी आहे म्हणे. तर मला ॲम्ब्युलन्सनी सेवाग्रामला घेऊन गेले. आणि सेवाग्रामला गेल्यानंतर ते ट्रीटमेंट सुरू झाली त्या दिवशी. आणि तिथे मग माहिती पडलं की नाकाला फ्रॅक्चर आहे, ते एखादा महिना रिकवर व्हायला लागेल म्हणून, त्याला सर्जरीची गरज पडणार नाही. आणि मला डोळ्यांनी ब्लड दिसतंय, विजन क्लिअर नाही आहे आणि डोळ्यात रक्तही गोठलेलं आहे. आणि एवढं असून मी तिथे ॲडमिट होती. मग माझा भाऊ तक्रार करायला गेला, तर पोलिसांनी सांगितलं की आम्ही तिथेच येऊन तक्रार घेऊ. आणि त्यानंतर मग आम्ही रात्री किती वाजता घरी आलो मला माहिती नाही. त्यानंतर आम्ही घरी आलो आणि परत दुसऱ्या दिवशी मग त्यांनी तक्रार केली असेल माहिती नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी पंचनाम्यासाठी आले होते, तेव्हा तिथल्या लोकांनी सांगितलं होतं की चुकी नव्हती, असं होतं वगैरे. जब आप अपने शहर में हों, आप पैसे कर रहे हो, नौकरी कर रही हो, उसी शहर से रोज आना जाना हो रहा है आपका, तमाम लोगों का, उसी शहर में किसी अनजान के द्वारा पीट देना, मार देना, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, उसकी वाइफ के साथ
वो भी मार दी। आप बीच रोड पे लेटे रहे। उसके वीडियो में प्रत्यक्षता ये दिख रहा है कि उसको पीटने के बाद आप मम्मी मम्मी करके चिल्ला रही हैं, भैया करके चिल्ला रही हैं। इतना असहाय तरीके से उसने पीटा आपको, उसने बदतमीजी की आपसे। पुलिस से आपकी क्या क्या दरख्वास्त है कि उस पर किस तरीके की एक्शन लिया जाए? पुलिस से मुझे हेल्प चाहिए कि उन पे जो भी कानूनी तरीके से है कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको पहले तो अटक किया जाए, क्योंकि उन जिसने मैंने पहले दिन जिसकी एफआईआर की थी उसने मुझे आके धमकी दी गई, उसने मुझ पे मार जानलेवा हमला किया है। और अभी भी जो हो गया है, और उनको अभी भी मतलब पुलिस ने अटक नहीं किया है, तो उसके वजह से मुझे और धोखा है, क्योंकि मुझे वो भी इंसान धमकी देके चला गया था। और बाकी लोगों को वो फोन कर करके हमारे बारे में मतलब कुछ अनाप शनाप बोल रहा है कि मतलब मैं डर जाऊं या घर वाले डर जाए, इस तरीके से प्रेशर आ रहा है। तो उस तरीके से मेरा बोलना है कि सब लोग हेल्प करिए, और पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एसपी सर हो, आप अपने वर्धा के जो भी है प्रशासन, उन्होंने सबने इस पे थोड़ा सा कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आज मैं अगर चुप बैठ गई तो कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हम मेरी सेफ्टी के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए। वो सुधीर खरकटे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी हैं, हाँ। जो सारे विश्वविद्यालय का सुरक्षा उनके अंदर आता है। वो बाहर के शहर शहर में किसी लड़की को मार रहे हैं, उनकी वाइफ मार रही हैं, बच्ची को धमका रहे हैं, गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं। रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि ब्लड विजन, आंख से आपको ब्लड विजन दिख रहा है, हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आपकी आंख कितने लाल हैं। आई और रेडनेस की रिपोर्ट में है, वोमिटिंग्स हैं, काफी ब्लड आपका आया फ्रैक्चर है है ना। और नाक से खून बहा है। हाँ। इतनी सारी चोटें आने के बाद भी फिर भी आप लड़ रही हैं उसके खिलाफ आप सहन कर रही हैं। उसको किस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करे, पुलिस क्या करे, और जनता, वर्धा की जनता से आपका क्या मांग? उस पे जो है कार्रवाई पुलिस तो करेगी, लेकिन जहाँ पे हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, तो वहाँ पे गांधी जी के विचारों से सब कुछ चलता है, जो कि अहिंसा का बताते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि जहाँ पे अहिंसा को मना मतलब अहिंसा के धर्म पे चला जाता है, वहाँ पे ये इंसान, जैसे मैंने पहले भी सुना है, बहुत लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने वहाँ पे भी बहुत लोगों को टॉर्चर किया है, मारहानि की है, ये वगैरह और भी बहुत कुछ जो मैं नहीं बोल सकती। तो इस तरीके से वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि आप भी मतलब आप एक अभी दरिया हो कि आप अ, मतलब हमारी भी हेल्प कर सकते हो, उस इंसान को ये दे सकते हैं सजा, अगर आप पीछे नहीं हटी तो मेरा यही बोलना है कि सिर्फ मेरे लिए भी नहीं, बाकी लड़कियों को भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं फिट होके भी कुछ नहीं कर पाई अपने लिए, वेट्स उठाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। जब कोई दोनों इंसान अटैक करते हैं आके, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। तो बाकी की लड़कियां जो भी मतलब अनएक्सपेक्ट जो हमला होता है हमारे ऊपर, तो बाकी की लड़कियां रहेगी तो वो तब क्या करेंगी। उसने बहुत सी लड़कियों पे भी एक जगह पे मारा है बोलते उसको, और वैसे भी हमला किया है, किसी ना किसी स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं, ये तक मुझे बताया है। और उस तरीके से मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। उसके मोहल्ले में भी कोई नाई का अच्छा नाम नहीं लेते, खरकटे का वैसा है बोलते वो डेंजर। और एरिया के भी सब लोगों ने बोला है कि ये हमारे लड़की के साथ भी हो सकता है, जो आज आपके लड़की के साथ हुआ है, तो उसको आप माफ मत करना। और मतलब मेरे सुधीर खरखटे जिस मोहल्ले में रहते हैं, हाँ, उस मोहल्ले के लोगों ने उनके खिलाफ क्या क्या बोला है? उन लोगों ने मेरे मम्मी और भाई को बोला है। मैं मंदिर में जाती ना रोज, मंदिर में जाती ना मैं रोज, तो वो लोग बोल रहे थे क्या वो अच्छा नहीं है, उनको छोड़ना नहीं, हमारे साथ भी वैसे करता, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने और कहा सर एक जो जहाँ पे इसका इंसिडेंट हुआ था ना, वहाँ पे छोटे लड़के थे, उन्होंने सब देखा था, मेरे को बताया। भैया बोले हमारे पे भी इन्होंने एक दो बार हमको धमकाया है बोले, और मारने को हाथ वगैरह उठाया था बोले।
तो बोले आप इसको छोड़ना मत, बोले हम भी आएंगे, बोले लगे तो हमने भी देखा है, बोले जो हुआ, बोले आपके बहन के साथ में ये तो बहुत ही डेंजर, आज तो बोले हद हो गई, बोले उन्होंने भी बताया था। हमारे को भी बहुत बार बोले इन्होंने गाली गलौज वगैरह किया है, बोले और वो लड़के मेरे उधर पहचान का भी है। वार्ड नंबर भी आके देखा ना, पंचनामा होके उन्होंने भी देखा कि अपने मोहल्ले में ने का वो बहुत हंगामा कर रहा है वो। और मेरे दूर के रिलेटिव्स है, चाचा लगते हैं। तो वो जो दादाजी हैं उनसे इनका रिलेशन होगा, कुछ पहले से पहचानते होंगे, तो वो उनके घर पे जाके भी बोल रहे हैं कि केस मत करो, हम माफ़ी मांगते हैं और हमने जानबूझ के नहीं किया है। और मेरे बारे में झूठा उनको बोल रहे हैं कि इसने गाली दी, जबकि मैंने वीडियो में ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं बचपन से स्कूल से लेके अभी तक गाली नहीं दी हूँ किसी को, ना मैंने किसी पे हाथ उठाया है अभी तक। तो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने किसी और की हेल्प नहीं मांगी है। मैं सिर्फ कानून के मदद से अभी चलना चाहती हूँ, जो भी है, तो मुझे उसी से हेल्प चाहिए बस। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, वर्धा प्रशासन दमनकारी उस सुधीर करकटे को एक सख्त सजा दे, उस पर कार्रवाई करे। और वर्धा की जनता से, वर्धा के लोगों से ये भी आह्वान है कि आप बच्ची का साथ दे, बच्ची के साथ न्याय के लिए खड़ा हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए तहलका वार्ता।